लेकिन कम से कम रिया का एक झूठ पकड़ा गया है। इंद्रजीत एक सेकेंड, संकेत क्या रिया का यह झूठ नहीं पकड़ा गया है? हाल में उसने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा था मैंने कभी ड्रग्स नहीं ली। उसने इंटरव्यू में साफ साफ कहा था मैंने कभी ड्रग्स नहीं ली। और अब अगर उसने एनसीबी के सामने मान लिया है कि हां मैंने ड्रग्स ली और ड्रग्स खरीदी, तो इसका मतलब उसने अपना झूठ कबूल कर लिया। संकेत देखिए मानक, मैं आपको बताऊं कि एनसीबी ने जब इस पूरे मामले की जांच की थी, शुरू की थी, तो उसके बाद रिया चक्रवर्ती जब तक सुशांत के साथ थी तब तक ही नहीं बल्कि उसके पहले जब वो सुशांत के संपर्क में आई थी उसके पहले से ही किन किन लोगों के संपर्क में थी ये जांच की जा रही थी। आपको बताऊं कि एनसीबी के पास ऐसे पुख्ता सबूत मौजूद हैं कि रिया चक्रवर्ती सुशांत की जिंदगी में आने के पहले से ड्रग पेडलर्स के साथ संपर्क में थी। एनसीबी के पास कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं जो ये साबित करते हैं कि रिया चक्रवर्ती साल 2017 में गौरव आर्या, जिसको कथित ड्रग सप्लायर बताया जा रहा है, जिससे ईडी ने भी पूछताछ की थी, उससे वो लगातार संपर्क में थी। इसके अलावा वासित परिहार जो कि ड्रग पेडलर है और मुंबई के बांद्रा इलाके में ड्रग सप्लाई करता था, उसने भी रिया चक्रवर्ती से बातचीत की थी। साथ ही साथ शौविक से सीधे तौर पर संपर्क में था और सूत्रों से तो जानकारी यहां तक मिल रही है कि वो रिया चक्रवर्ती के घर पर 5 बार जा चुका था। यानी कि एनसीबी के पास पुख्ता सबूत है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जब पूछताछ हो रही थी उस वक्त वो सीधे तौर पर मना कर रही थी कि वो किसी ड्रग पेडलर को नहीं जानती, किसी भी तरीके का वो ड्रग्स कंज्यूम नहीं करती। लेकिन ये झूठ अब पकड़ा गया है और वो एनसीबी के सामने आज टूट गई और इसी के चलते आज उनकी गिरफ्तारी की गई है। ओके, ऑलराइट, एक सेकंड अपने दर्शकों को जरा बता दें, एनसीबी के दफ्तर का ये वही मेन गेट है जहां से रिया चक्रवर्ती आपको थोड़ी देर में निकलती हुई दिखाई देंगी और यहीं से उनको ले जाया जाएगा साइन हॉस्पिटल, जहां पर उनका मेडिकल किया जाएगा। और वहां कुछ हलचल भी दिखाई दे रही है। बस अब थोड़ी ही देर में आप देखेंगे रिया चक्रवर्ती आने वाली हैं और ये रिया ही है। ये देखिए ब्लैक कलर का हुड पहने हुए रिया चक्रवर्ती को देखिए कितनी तेजी से मीडिया को दूर रखते हुए एक गाड़ी में बैठाकर मेडिकल के लिए साइन हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। देख रहे हैं आप एनसीबी के अधिकारी कितनी तेजी से एनसीबी के दफ्तर से निकले, आसपास का जायजा लिया और ये सीधे गाड़ी में बैठाकर साइन हॉस्पिटल की तरफ। दीपक दुबे आपके पास आ रहा हूं। दीपक, आप देख पा रहे हैं क्या रिया को? ये रिया चक्रवर्ती कार में बैठ चुकी है। ये रिया चक्रवर्ती अब आई। दस्ता है वो इन्हें लेकर निकलने वाला है। हम रिया को यहाँ से दीपक एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। रिया चक्रवर्ती की तस्वीर इस समय हमारी टीवी स्क्रीन पर है। उससे ये अभी रिया ब्लैक कलर का शायद सूट पहना है और अब आकर एनसीबी की गाड़ी में बैठी है। और आप देख रहे हैं कैसा इंतजाम किया है पुलिस ने और एनसीबी ने, मीडिया को दूर रखा है। और ये आपको बता दें, गिरफ्तारी के बाद रिया को साइन हॉस्पिटल मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। और सुबह आपने देखा होगा जब रिया एनसीबी के दफ्तर आज की पूछताछ के लिए पहुंची थी, तब फिर भी शायद थोड़ी चुस्त दिखाई दे रही थी। फिलहाल थोड़ी निराश लग रही है क्योंकि शायद उन्हें अब बता दिया गया है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दीपक आपके पास आ रहा हूं। दीपक, आप देख पा रहे हैं? जी, रिया चक्रवर्ती को बस अब यहाँ से लेकर निकलने वाली है एनसीबी की टीम और जो पुलिस का दस्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की जो महिला पुलिस कांस्टेबल हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। एक लंबा काफिला होगा। ये आपको बता दें 1 घंटे पहले ही पुलिस को सूचना दी गई थी कि यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। उसके बाद पुलिस की जो टीम थी वो यहाँ पर पहुंच गई और अब इन्हें बस लेकर कुछ ही मिनटों में यहाँ से लेकर जाया जाएगा। रिया चक्रवर्ती को गाड़ी में बैठाया जा चुका है और यहां से लेकर साइन अस्पताल जाया जाएगा जहां पर उनका मेडिकल कराया जाएगा। हम यहां से लेकर रिया चक्रवर्ती। दीपक एक सेकंड। दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें आपकी टीवी स्क्रीन पर, न्यूज 24 की स्क्रीन पर आप इस समय जो गाड़ी देख रहे हैं उसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती बैठी हुई हैं। उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है एनडीपीएस एक्ट में, यानी कि ड्रग्स के मामले में, ड्रग्स खरीदने, ड्रग्स कंज्यूम करने के मामले में, खरीद फरोख्त के मामले में। और बताया यह जा रहा है कि एनसीबी ने उनकी गिरफ्तारी एनडीपीएस एक्ट 1985 सेक्शन 20, सेक्शन 22, सेक्शन 27 और सेक्शन 29 में की है। फिर देखिए ये रिया चक्रवर्ती हैं, मास्क पहने हुए हैं, ब्लैक कलर का सूट है और एनसीबी के अधिकारी उन्हें लेकर अपनी गाड़ी में बैठाते हैं
और मुंबई पुलिस की टीमें वहां पर आप देख रहे हैं, महिला पुलिस भी वहां पर है और यहां से एनसीबी के दफ्तर से उनको साइन हॉस्पिटल के लिए ले जाया जा रहा है। यह वो तस्वीर है क्योंकि उनका मेडिकल करना है। कहा यह जा रहा है कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनडीपीएस की विशेष अदालत में उनकी पेशी होगी, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनकी रिमांड की मांग करेगा। 3 से 5 दिन की रिमांड मांग सकता है एनसीबी। और रिया के वकील की तरफ से दलील यही दी जाएगी क्योंकि जांच में सहयोग कर रही है रिया, इसलिए रिमांड की कोई जरूरत नहीं है। जब भी वो एनसीबी चाहे वो पूछताछ के लिए हाजिर हो जाएंगी। अब देखना यह है रिमांड मिलती है नहीं मिलती है। लेकिन जैसा लगातार हम आपको न्यूज 24 पर बता रहे हैं, यहां रिया को जमानत मिलेगी या नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल बन गया है क्योंकि संजय चड्ढा मेरे साथ हैं, वेद भूषण मेरे साथ हैं। संजय चड्ढा जाने माने वकील हैं, वेद भूषण जी दिल्ली पुलिस से एसीपी के तौर पर रिटायर्ड हैं। दोनों का यह कहना है रिकवरी ना हो तो और मुश्किल हो जाता है एनसीबी के लिए यह केस। संजय, जमानत मिलना और रिमांड मिलना कितना मुश्किल होगा? देखिए, एक और मैं बात कहना चाहूंगा कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले 3 दिन से वो निश्चित तौर पे रिया जो है वो पूरा कोऑपरेट कर रही थी, रिकवरी नहीं हुई। लेकिन एक बात जरूर है कि पुलिस रिमांड अगर चाहे, पुलिस कहे कि ऐसे ऐसे कुछ एक तथ्य हैं कि इन जगहों पे रिया को लेके जाना है, किन्हीं लोगों के साथ उनको इनकाउंटर कराना, उनके सामने बिठा के पूछताछ करनी है, कुछ रिकवरी के भी चांसेस हैं इनके घर की, तो निश्चित तौर पे 2 दिन की 4 दिन की कुछ रिमांड मिल भी सकती है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन पुलिस को भी अपने पूरा जोर लगाना पड़ेगा, पूरी शिद्दत के साथ ये बताना पड़ेगा कि क्या उनके पास कारण है जिस वजह से वो उनकी पुलिस रिमांड चाह रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है जिसको जो जज है वो वे करेंगे, वो देखेंगे कि क्या इसकी महत्ता है या ये बेकार। ओके, नहीं संजय, मैंने तो ये सवाल इसलिए भी किया क्योंकि इस मामले से जुड़े हुए ड्रग पेडलर्स तक को जमानत मिल गई है, जिनके पास से शायद 59 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, वो उन तक को जमानत मिल गई है। ऐसे में रिया चक्रवर्ती, जिनके पास से कोई पोजेशन नहीं था, कोई रिकवरी नहीं हुई, रिया के लिए जमानत कितनी मुश्किल होगी या कितनी आसान होगी, यह सवाल था। फिलहाल आपको विनोद जगदाले के पास ले चलता हूं। साइन हॉस्पिटल के बाहर विनोद मौजूद हैं। साइन हॉस्पिटल में ही रिया का मेडिकल होना है। विनोद, क्या तैयारी है वहां पर? देखिए, मुंबई के सायन अस्पताल के बाहर हम मौजूद हैं और आखिरकार 3 दिन की इंट्रोगेशन के बाद रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी है और उसको इसी लोकमान्य तिलक महानगर पालिका हॉस्पिटल में लाया जाएगा। इसे मुंबई का सायन अस्पताल कहा जाता है। देखिए, गेट के बाहर जो पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बीएमसी के ये गार्ड है, ये गार्ड की यहाँ पर तैनात कर दी गई है। पुलिस के जवान भी अंदर तैनात है और इसी गेट से अंदर मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा रिया चक्रवर्ती को। उसकी कोविड टेस्ट की जाएगी। इसके अलावा जो जरूरी दूसरी टेस्ट होते हैं वो भी आज ही होंगे और यहाँ कुछ ही देर में यानी जो एनसीबी ऑफिस से यहाँ का जो फासला है वो महज 12.5 किलोमीटर का है और 25 मिनट में यह फासला तय हो सकता है और यहाँ पर कुछ ही देर में रिया को लाया जाएगा और उसकी मेडिकल टेस्ट होने वाली पूरी तैयारी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जी ओके, दीपक दुबे के पास आपको ले चल रहा हूं। दीपक, क्या एनसीबी के दफ्तर से सायन हॉस्पिटल का सफर शुरू हो गया है? दीपक जी, सफर शुरू हो चुका है और रिया चक्रवर्ती को इस वक्त लेकर पुलिस स्क्वाड के साथ यहाँ से जाया जा रहा है सीएसटी स्टेशन। लेकर पुलिस स्क्वाड के साथ यहां से जाया जा रहा है सीएसटी स्टेशन के सामने तक। इस वक्त रिया की जो गाड़ी है वो पहुंची हुई है। एनसीबी के अधिकारी और पुलिस का प्रोटेक्शन इस वक्त यहां पर मौजूद है और इस वक्त हम सिग्नल पर खड़े हैं और सामने रिया चक्रवर्ती की वो कार है। हालांकि अब ये रिया चक्रवर्ती की कार नहीं है, ये सरकारी कार है, एनसीबी की कार है। रिया चक्रवर्ती आई थी अपनी 30 लाख की जीप में, लेकिन अब जा रही है, हिरासत में ली जा चुकी है, गिरफ्तार की जा चुकी है। अब इनका मेडिकल कराया जाना है, इसलिए अब ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में है। तो ओमनी कार में इनको लेकर यहां से जाया जा रहा है साइन अस्पताल, जहां पर इनका मेडिकल कराया जाएगा, कोविड का टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद इनकी पेशी की जाएगी। आपको बता दें, जब कल और परसों जब रिया चक्रवर्ती को शौविक के सामने भी पेश किया गया था, उनके सामने उनकी मुलाकात कराई गई थी, तो रिया चक्रवर्ती अपने भाई को देखकर रोने लगी थी, काफी भावुक हो गई थी। हालांकि उस वक्त एनसीबी के अधिकारियों की तरफ से यह कहा गया था कि हो सकता है कि ये रिया का नया पैतरा हो, लेकिन भाई बहन का। जी दीपक, ओके, आपके पास लौट रहा हूं। वेद भूषण जी सुन पा रहे हैं?
जी मालिक जी। वेद भूषण जी, जरा मुझे बताइए, रिमांड अगर मिल भी जाती है, मैं बार बार इसीलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि आप भी कह रहे हैं 97% ऐसे मामलों में आराम से एक्विटल हो जाता है, आरोपी बरी हो जाता है, क्योंकि इसमें अगर छोटी क्वांटिटी का केस होता है तो। दूसरे यहां तो कोई रिकवरी ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है वेद भूषण जी, अगर मान लीजिए 2 से 4 दिन की रिमांड मिल भी गई, रिया चक्रवर्ती को इस मामले में जमानत मिलना कितना मुश्किल होगा? मानक जी, पहली बात तो हम रास्ता भटक गए। हम सुशांत सिंह के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन या सुसाइड की लेके निकले थे, ड्रग पेडलिंग में जाके हम लोग फंस चुके हैं। एंड यूजर की डेथ हो चुकी है, सुशांत सिंह की डेथ हो चुकी है, जो कह सकता था कि मुझे ड्रग्स दी जाती थी, रिया चक्रवर्ती लाती थी या कोई ड्रग पेडलर लाता था। हिंदुस्तान के अंदर जो कानून है, ड्रग पेडलर उसको कह सकते हैं जिसकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। जितने भी ड्रग्स पेडलर आपके टेलीविजन पर, तमाम मीडिया पर बताए जा रहे हैं, उनके खिलाफ प्रीवियस कन्विक्शन, प्रीवियस उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो ऑल आर नोवाइस, फर्स्ट टाइमर है, इंक्लूडिंग रिया चक्रवर्ती फर्स्ट टाइमर है। उनके खिलाफ प्रीवियस कोई मुकदमा, उनका प्रीवियस कंडक्ट ऐसा कुछ नहीं है। मोरओवर, जैसा चड्डा साहब ने कहा, कोई रिकवरी नहीं है इस केस के अंदर। केवल एनसीबी के पास एक ही रास्ता है कि वो कोई डिस्क्लोजर में बात लिखे कि उनको फला जगह पर लेकर जाना है, फला आदमी से कन्फ्रंट कराना है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जानी है। परंतु वो जो मर्डर केस था जिसको आप बोल रहे थे, वो डाइल्यूट हो गया है। बिल्कुल दोबारा बता रहा हूँ, जिस केस को पास कर रहे थे, सुशांत और मर्डर केस की सुसाइड थी, वो इस केस वेद भूषण, एक सेकंड रुकिएगा वेद भूषण, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, जाहिर है। जरा बताइए मुझे, संकेत पाठक, संकेत सुन पा रहे हैं? संकेत बताइए, सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है? क्योंकि ये सारी की सारी जांच, ये पूरा अभियान शुरू ही हुआ था इसीलिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या नहीं हत्या बताया गया था और उसका आरोप लगा था रिया चक्रवर्ती पर। लेकिन अब आखिरकार ईडी और सीबीआई की जांच के अलग यहां एनसीबी की गिरफ्त में आ गई है रिया चक्रवर्ती। ईडी और सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है, जो ये जांच कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या थी या हत्या? संकेत। देखिए मानक, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से एक्शन में एनसीबी है, कुछ उसी तरीके से तेजी से जांच सीबीआई भी कर रही है। आपको बताऊं कि सीबीआई लगातार जो इस केस से जुड़े लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है। 3 बार सुशांत के घर पर जाकर सीबीआई की टीम ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया था और वहां पर सारे तथ्य जानने की कोशिश की थी। इसके अलावा सुशांत की जो बहन है मीतू सिंह, उनसे लगातार 2 दिन पूछताछ की गई थी। तमाम जो लोग हैं उनसे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि एम्स की 3 डॉक्टरों की टीम भी एक मुंबई पहुंची थी, जिनको शक है कि जो सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं धांधली की गई है। कई ऐसे पहलू थे जो शक पैदा कर रहे थे, यानी कि सुशांत के गले में जो रस्सी का निशान बना हुआ था वो शक पैदा कर रहा था। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के वक्त का जिक्र नहीं था, ये भी एक सवाल खड़े हो रहे थे। बिस्रा रिपोर्ट को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। उन सभी चीज़ों की जांच जो एम्स के 3 डॉक्टर हैं वो कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि 8 से 10 दिनों में जो बिस्रा रिपोर्ट है उसको एम्स की जो टीम है वो एनालाइज कर लेगी और अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सबमिट करेगी। ऐसे में लगातार सीबीआई भी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या हो सकती है, और अब सीबीआई इसी एंगल से जांच कर रही है। इसके अलावा ईडी भी लगातार मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है। गौरव आर्या से पूछताछ की गई थी। इसके अलावा शोबेक और तमाम अन्य लोगों से भी रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ की गई थी। तो कुल मिलाकर एनसीबी एक्शन में है, पहले गिरफ्तारी की है, लेकिन सीबीआई और ईडी भी लगातार इस मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब अपने दर्शकों को जरा एक बार दिखा देते हैं कि आखिर एनसीबी ने अब तक ड्रग्स के मामले में किन किन लोगों को गिरफ्तार किया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी अब से थोड़ी देर पहले हुई है। इसके अलावा जो लोग गिरफ्तार हुए हैं ड्रग्स के लेन देन के मामले में, कंज्यूम करने के मामले में, और ड्रग्स अपने पास रखने के मामले में, आगे बेचने के मामले में, सप्लाई करने के मामले में, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रिया के साथ, रिया से पहले उसका भाई शोभिक चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुका है, सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार हो चुका है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के घर का मैनेजर था, दीपेश सावंत जो कि उसके घर का स्टाफ था। इसके अलावा आपकी टीवी स्क्रीन पर है जैद बिलात्रा जो कि एक ड्रग्स पेडलर है। इसके अलावा बासित परिहार, वो भी ड्रग्स पेडलर है, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और अनुज केशवानी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा करण अरोड़ा की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसके पास से कुछ 13 ग्राम गांजा बरामद हुआ था।
अब कैजान इब्राहिम, ये भी एक ड्रग्स पेडलर है, और अब्बास, इन सब लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। यानी अब तक कुल मिलाकर 9 से 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं ड्रग्स से जुड़े हुए मामले में। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच अब देखिए यहां तक आ गई है कि ड्रग्स के लेन देन पर 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आज रिया चक्रवर्ती भी गिरफ्तार हो गई हैं। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर रिया के वकील कह रहे हैं 3 जांच एजेंसियां एक महिला को परेशान कर रही हैं, जबकि रिया की गिरफ्तारी पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन कह रही है भगवान हमारे साथ है। बिहार के डीजीपी कह रहे हैं कि मैं इससे खुश नहीं हूं, मुझे सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच चाहिए। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर जरा यह भी दिखा दें कि एनडीपीएस एक्ट आखिर होता क्या है, कितना गंभीर है। जो गिरफ्तारी रिया की हुई है और बाकी लोगों की हुई है, वो कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है ड्रग्स के इस केस में। ये नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 है, जिसे शॉर्ट में एनडीपीएस एक्ट बोलते हैं। इसकी धारा 20, 22, 27 और 29 के तहत रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है। अब धारा 27A, इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है, काफी गंभीर धारा है ये। धारा 20, इसमें 10 साल की सजा हो सकती है, 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। धारा 22, 1 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना। धारा 27, 1 साल की सजा, 20,000 का जुर्माना, और धारा 27A 10 साल की सजा इसमें हो सकती है और 1 लाख का जुर्माना। तो ये 3-4 धाराएं हैं। हाँ, वेदभूषण कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए वेदभूषण जी, बोलिए जी। जो एनडीपीएस एक्ट है, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये एक ऐसा एक्ट है हिंदुस्तान के अंदर जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर है, उसको साबित करना पड़ता है ये ड्रग्स उससे रिकवरी नहीं हुई है और वो उससे कनेक्टेड नहीं है। बाकी सारे केसेस के अंदर जितने भी हिंदुस्तान में एक्ट है, प्रोविजन है, उसमें प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है प्रूव करना कि ये ऑफेंस इसने एक्यूज ने किया है। ये अकेला एक ऐसा एक्ट है जिसमें प्रूव करना पड़ता है कि ये मेरे पोजेशन से रिकवर नहीं हुआ और मेरी लायबिलिटी नहीं है। ये इस एक्ट की खास विशेषता है। ओके, लेकिन ये भी बता दीजिए वेदभूषण जी, जब कहीं ड्रग्स की कोई रिकवरी रिया के पास से नहीं हुई है, तो क्या ये केस मजबूत है या कमजोर है? बहुत ज्यादा कमजोर है, क्योंकि एंड यूजर की डेथ हो चुकी है। जितने भी बीच के कनेक्शन से कोई रिकवरी नहीं है। मुझे बड़ी हंसी आती है, मैंने इन्वेस्टिगेशन किए हुए, मैं आपको एफआईआर दूंगा, सैकड़ों एफआईआर जो मैंने खुद किए। 13 ग्राम और 57 ग्राम की टोटल रिकवरी है। दिल्ली के अंदर यदि आप सड़क पे चले जाए, मैं आपको यही बैठ के जगह बताऊंगा, 100 ग्राम आदमी लेकर गांजा गांव के अंदर घूम रहे होते हैं। ये बड़ी हंसी की चीज है। इतना बड़ा डिपार्टमेंट लगा हुआ एनसीबी, पूरा हिंदुस्तान की निगाह है, और रिकवरी मात्र 57 ग्राम और 13 ग्राम जैसा आप बता रहे हैं। ये अपने आप में बड़े हास्यास्पद एक स्थिति बन गई है कि ये एनसीबी डिपार्टमेंट क्या कर पाया, क्यों नहीं पकड़ पाया इतने बड़े बड़े। कल 48 करोड़ रुपए की ड्रग्स दिल्ली में पकड़ी गई है। बेंगलुरु के अंदर एक हीरोइन पकड़ी गई है, द्विवेदी। ओबराय जी के सलीम लो अरेस्ट किए गए। ओके, एक सेकंड। ओके वेदभूषण जी, एक सेकंड रुकिएगा। वेदभूषण हैं, दिल्ली पुलिस से एसीपी के तौर पर रिटायर्ड हैं, कानून के अच्छे जानकार हैं, पुलिस के मामलों के अच्छे जानकार हैं। वो कह रहे हैं कि ये रिया के खिलाफ एनसीबी का ये केस बहुत ही कमजोर है, क्योंकि इसमें कोई रिकवरी नहीं है। मेरे साथ धनराज वंजारी जुड़ गए हैं। धनराज जी सुन पा रहे हैं? मुंबई पुलिस से रिटायर्ड हैं, मुंबई पुलिस में एसीपी के तौर पर आप रिटायर हुए थे। धनराज जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी। हाँ धनराज जी, क्या आप सहमत हैं वेदभूषण जी से? क्या एनसीबी का यह केस रिया के खिलाफ कमजोर है, क्योंकि इसमें कहीं ड्रग्स की कोई रिकवरी रिया से नहीं हुई है? नहीं, मैं इस बात से उनसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट का जो सेक्शन 66 है, ये सेक्शन पूरी तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 25 के विपरीत है, अलग है। सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट पुलिस के सामने दी हुई कोई जबानी को एविडेंस के तौर पे सही नहीं मानता, सबूत नहीं मानता, जबकि एनडीपीएस का सेक्शन 66 ये कोई डॉक्यूमेंट या किसी विटनेस की जबानी को एविडेंस के तौर पर सीधे सीधे प्रिजम्पशन के तहत कोर्ट में एविडेंस माना जाता है। इसके अंदर ये एक मेन वजह है कि आज रिया की अरेस्ट हुई।
दूसरी रिया के अरेस्ट होने की वजह जो है रिया का कॉन्डक्ट, रिया के जो व्हाट्सएप मिले हैं, रिया के जो डिजिटल टेक्नोलॉजिकल एविडेंस है तो उसके डिवाइसेस से मिले हैं, वो डिवाइसेस से मिले हुए एविडेंस, रिया ने बोला कि मेरा ड्रग से कोई संबंध नहीं है, यानी वो शी वाज ट्राइंग टू एस्केप हरसेल्फ। ये जो कॉन्डक्ट है, सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट एंड प्रीवियस कॉन्डक्ट, ये दोनों कॉन्डक्ट को अगर कोई पीस ऑफ डॉक्यूमेंट जोड़ता है तो मेरे ख्याल से बीइंग अ कॉप एंड नाउ बीइंग अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, ये एक साझा सबूत कोर्ट के अंदर निष्पन्न हो सकती है। इसके अंदर हो सकता है रिया की कस्टडी भी पुलिस को इंक्वायरी के लिए मिले, और केस अगर पुख्ता बनता है तो रिया के अगेंस्ट पुख्ता चार्जशीट कोर्ट के अंदर दाखिल की जा सकती है। धनराज जी, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जिन इसी केस में जिन ड्रग्स पेडलर के पास से ड्रग्स मिले हैं उन तक की जमानत हो चुकी है, ऐसे में रिया को जमानत मिलना कितना मुश्किल होगा? ये बात हम कह नहीं सकते कि रिया को जमानत नहीं मिलेगी। अगर प्रोसिक्यूशन अपनी दलीलों के तरीके से अगर कोर्ट में ये बात रखता है कि प्रिया की आगे की इंक्वायरी, उसका इंटरोगेशन जरूरी है फॉर डिस्कवरी ऑफ फर्दर फैक्ट्स इन द केस, अगर कोर्ट इसके ऊपर सहमत हो जाती है और प्रोसिक्यूशन सही तरीके से दलीलें दे सकता है तो मेरा मानना है उसको कस्टडी कस्टडी मिल जाएगी सर। नहीं, यहां तो सब सहमत हैं, कानून के जानकार बैठे हैं, वकील हैं, वेद भूषण भी हैं, वो कह रहे हैं कस्टडी फिर भी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद जमानत मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए रिया को, क्योंकि इसमें कोई रिकवरी नहीं है और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस या फिर बाकी लोगों की गवाही के आधार पर बहुत कमजोर केस बनता है ये। धनराज जी, नहीं, वैसे जो हमारे कानून विशेषज्ञ कह रहे हैं वो बात भी सही है कि इसके केस के जो बनने के आसार है, जो एविडेंस है वो तो सेकेंडरी टर्टियरी इस तरीके से एविडेंस है। डायरेक्ट तौर पे अगर उसके पास कोई पोजीशन नहीं है तो ठीक है, केस तो वीक है, मगर इसमें फर्दर डिस्कवरी के लिए कस्टडी मिल सकती है। ओके, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं धनराज जी, आपको याद होगा शुरू में मुंबई पुलिस ने कई हफ्तों तक इस केस की जांच की थी। आज लोग ये पूछ रहे हैं मुंबई पुलिस ने ड्रग्स का ये रैकेट क्यों नहीं तोड़ा? मुंबई पुलिस ने इन 10-12 लोगों को ड्रग्स के केस में गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं पूरी